रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विजय अपने गरीब माँ बाप का एक लौता बेटा था। पिता गोपाल मजदूरी करते थे तो उसकी माँ ज्यादातर बीमार रहती थी। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, जिसके कारण कॉलेज में स्कॉलरशिप से अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा था। घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक न होने के कारण वो कोई फालतू खर्चा नहीं कर सकता था। उसके पास कॉलेज आने जाने के लिए एक ही जोड़ी जूता था। उनमें से भी एक फटा हुआ था, जिसमें से एक अंगूठा बाहर की ओर दिखाई पड़ता था। एक रोज जब वो कॉलेज जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसके कॉलेज में पढ़ने वाली ऋषिका नाम की लड़की मिलती है, जो उसके फटे हुए जूतों को देखकर कहती है, विजय, आखिर तुम ये फटे जूते कब तक अपने पैरों से चिपकाए रखोगे? इन्हें पहनकर चलने में तुम्हें परेशानी नहीं होती? परेशानी कैसी? एक ही जूता फटा है, वो भी थोड़ा सा। ये तो मैं आते जाते सिलवा लूंगा। वैसे रिक्शे से कॉलेज जाने वाली आज पैदल कहाँ जा रही है? कॉलेज ही जा रही हूँ। वो तो रिक्शा ही खराब हो गया बीच रास्ते में। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई नहीं, आज मेरे साथ पैदल चल लो। पैदल तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे साथ चलने की कोई मजबूरी नहीं है मेरी। क्यों? मुझ में कांटे लगे हैं क्या? कांटे तो नहीं लगे, लेकिन तुम्हारे साथ जाऊंगी तो कॉलेज में सबको लगेगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, और मैं नहीं चाहती कि लोगों को ऐसा लगे कि एक फटे जूते वाला मेरा बॉयफ्रेंड है। इतना कहकर ऋषिका वहाँ से चली जाती है। उसकी कही बात विजय को बहुत बुरी लगती है और वो अपने फटे जूतों की तरफ देखने लगता है। फिर वो अपने रास्ते पर चलने लगता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ पानी से भरा मटका उठाने की कोशिश कर रही है, तो विजय उसकी मदद करता है। तभी उसकी माँ ममता की नजर उसके फटे जूतों पर पड़ती है और वो कहती है, बेटा, तेरे जूते तो काफी फट गए हैं, ला मैं इन्हें मोची से सिलवा लाती हूँ। माँ, गरीब के फटे जूते नहीं होंगे तो किसके होंगे? और आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, और इन जूतों को सिलवा ले। कॉलेज में ऐसे फटे जूते पहनकर जाता होगा तो लोग तुझ पे हंसते होंगे। नहीं नहीं, मैं आज ही तेरे बाबा से कहकर तेरे लिए सस्ते नए जूते दिलवा दूंगी। माँ, नए जूते बहुत महंगे आते हैं और फिर कुछ ही दिन तो कॉलेज जाना है, उसके बाद तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि तभी उसके पिता थके हर एक काम से घर आते हैं और दोनों को साथ में देखकर कहते हैं, अरे तू घर आ गया बेटा, क्या बातें चल रही हैं दोनों माँ बेटे में? कुछ नहीं बाबा। आप दोनों बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। भूख लगी होगी आप दोनों को। सुनो विजय की माँ, तुम दुकान से घर का सामान ले आई या नहीं? लेने तो गई थी, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया। 2 महीने के पैसे बकाया है, इसलिए जब तक वो नहीं चुकाते तो सामान नहीं देगा। इस बार की पगार भी तो कट कर बहुत कम आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे इलाज के चक्कर में छुट्टियाँ भी बहुत हो गई थी इस महीने। कोई नहीं, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। पापा, मैं सोच रहा था कि मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूं, ताकि आपका बोझ कम कर सकूं। नहीं बेटा, कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। अभी तो तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। चिंता मत कर, हम गरीब हैं, लेकिन अपनी गरीबी के बोझ तेरे नाजुक कंधों पर नहीं डालना चाहते। जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, आगे भी चल जाएगा। चलिए मुँह हाथ धो लीजिए आप दोनों। विजय अपने परिवार को एक एक चीज के लिए तरसते हुए देखकर खुश नहीं था, लेकिन इन हालातों में भी उसका परिवार बाकी चिंता छोड़कर उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। समय बीतता है, विजय अपना कॉलेज अच्छे नंबरों से पास करता है और फिर नौकरी तलाश शुरू करता है। एक रोज वो तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तभी वो उन फटे हुए जूतों को पहनने के लिए निकालता है। तभी उसकी माँ उसे 500 रुपए देते हुए कहती है, नौकरी के लिए जा रहा है बेटा, ये पैसे ले और अपने लिए नए जूते ले लियो। माँ, ये पैसे तो बाबा ने आपको दवाई के लिए दिए थे ना, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं, मैं इसे जूते खरीदने के लिए खर्च नहीं कर सकता। बेटा, पहले की दवाई पड़ी है, और इन फटे जूते की वजह से तेरा काम बिगड़े, ये तो ठीक नहीं है ना। तुझे मेरी कसम, ये पैसे रख ले। माँ, आप भी ना। ठीक है, मैं रास्ते में जाते हुए नए जूते ले लूंगा। बस एक बार अच्छी नौकरी लग जाए तो सब ठीक कर दूंगा। भगवान तुझे सफल करे। तभी वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में वो एक जूतों की दुकान के पास रुकता है, लेकिन अंदर जाते ही एक आदमी उससे टकरा जाता है, जो उसके कोट की जेब में रखे पैसे बड़ी सफाई से चुरा लेता है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। बेचारे विजय को कुछ पता नहीं चलता। वो दुकान में जूते पसंद करता है और उसकी पेमेंट के लिए जब जेब में हाथ डालता है तो पैसे ना पाकर हैरान परेशान हो जाता है।
जिसके बाद वो अपनी सारी जेबों को टटोलना शुरू करता है। लेकिन आखिर में पैसे ना होने की वजह से वो नए जूते नहीं खरीद पाता और उन्हीं फटे जूतों में इंटरव्यू के लिए जाता है। वहाँ उसे ऋषिका भी मिलती है, जो कि उसी कंपनी में काम कर रही थी। इंटरव्यू से पहले ही वो उसके पास आकर कहती है, नौकरी के लिए आए हो, लेकिन आज भी वही फटे जूते पहने हुए हैं। बुरा मत मानना, एक बात कहूँ, इस फटे जूते की तरह तुम्हारी किस्मत भी फटीचर है बिल्कुल। तो तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ रहा है मेरी किस्मत से? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ और वो लोग मेरा ज्ञान देखेंगे, ना कि तुम्हारी तरह मेरे फटे जूते। सच में तुम गरीबों को पता नहीं किस चीज की अकड़ होती है। वैसे मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, कहो तो सिफारिश लगाकर तुम्हारी मदद कर दूं थोड़ी। जी नहीं, तुम्हारे इस एहसान की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सिफारिश से नौकरी लेने के लिए इतनी पढ़ाई नहीं की ना, लेकिन लगता है तुम यहाँ सिफारिश से ही लगी हो। इतना कहकर विजय इंटरव्यू के लिए कैबिन में चला जाता है और ऋषिका उसे गुस्से से घूरने लगती है। कैबिन में पहुंचकर वहाँ बैठे लोगों की नजर भी विजय के फटे जूतों पर जाती है। इसीलिए कुर्सी पर बैठते ही वो अपने पैरों को पीछे कर लेता है। शाम होने से पहले ही वो घर पहुंच जाता है और उसके पैर में उन्हीं फटे जूतों को देखकर उसकी माँ के पूछने पर वो उसकी माँ को सब बताता है। ये बात उसकी बाबा भी सुन लेते हैं। हे भगवान, इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े थे कि कम से कम तेरे नए जूते आ सके, लेकिन वो भी पैसे चोरी हो गए। लगता है गरीब का पीछा ये फटे जूते छोड़ेंगे नहीं। माँ, बाबा, आप लोग निराश मत होइए। विजय अपने माता पिता को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन वो अपने घर के हालातों, गरीबी और उन फटे जूतों को पहन पहन कर थक चुका था। गरीबी के चलते कर्जा बढ़ने लगा। आए दिन घर में कर्जदार आने लगे। विजय उन्हीं फटे जूतों को पहनकर कई जगह इंटरव्यू के लिए जाता है। ज्यादा घिसने के कारण दूसरे पैर का जूता भी फट गया था, जिसके कारण उसके पैर में कंकड़ चुभने से उसका पैर चोटिल हो जाता है। तो एक सूट बूट पहना आदमी उसके पैरों से खून निकलता देखकर उसे अपनी पास के क्लिनिक में ले जाकर कहता है, बेटा कहो तो मैं तुम्हारे लिए नए जूते खरीद देता हूँ। नहीं अंकल, आपने मेरी इतनी मदद की, यही बहुत है। और रही बात मुझ गरीब के इन फटे जूतों की, तो इन्हें मैं जल्द ही अपनी मेहनत से नए जूते में बदल दूंगा। काफी साहस और हिम्मत है तुम्हारे अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वो आदमी विजय से मिलकर अच्छा महसूस करता है। ठीक 2 दिन बाद जिस कंपनी में विजय अपने फटे जूते पहनकर इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसे फिर वही आदमी मिलता है जो उसे क्लिनिक पर लेकर गया था। वहाँ उसका इंटरव्यू अच्छे से होता है और साथ ही वो सिलेक्ट होता है। तो ये खुशखबरी वो घर पहुंचकर अपने माँ बाप को बताता है, तो उनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भगवान का आशीर्वाद है ये सब। अब तुझे ये फटे जूते नहीं पहनने पड़ेंगे बेटा। सही कह रहे हो बाबा, कुछ दिनों बाद शायद मैं इन फटे जूतों को ना पहनूं, लेकिन इन्हें कभी फेंकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में मुझ गरीब के पैरों को इन जूतों का ही सहारा था। विजय उन फटे जूतों को शायद भविष्य में ना पहने, लेकिन इन जूतों को पहनकर ही उसने अपना भविष्य बनाया और ये बात उसे हमेशा याद रहेगी। हिमानी शर्मा एक सोशल वर्कर थी। हिमानी ने काफी औरतों को प्रेरित करके उन्हें रोजगार दिया था। ऐसे ही एक दिन सभी औरतों के साथ गर्ल्स स्कूल में वो इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच चुकी थी और अपने टीम मेंबर्स को वो गर्ल्स वॉशरूम की चेकिंग करने के लिए भेज देती है, जहां वो लोग देखते हैं कि गर्ल्स वॉशरूम बहुत ही ज्यादा गंदा है और वहां ना कोई सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन है, ना ही हाथ धोने के लिए हैंड वॉश और ना ही कोई डस्टबिन। साथ ही पानी की टंकी में भी बदबूदार पानी भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हिमानी प्रिंसिपल से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनीता आती है और हिमानी के कान में धीरे से कहकर उसे गर्ल्स वॉशरूम के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद हिमानी प्रिंसिपल से बोलती है, प्रिंसिपल मैडम, ये कैसी फैसिलिटीज है आपकी? आपने गर्ल वॉशरूम को जरा भी क्लीन नहीं करवा रखा। अरे ये सब कुछ तो छोड़िए, यहाँ तक कि आपने बच्चों के हाथ धोने के लिए हैंड वॉश तक नहीं रख रखा। अरे ये फैसिलिटीज है आपके स्कूल की? नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। देखिए, या तो आप इस पर अभी के अभी गौर फरमाइए या फिर हमें कोई एक्शन लेना होगा। नहीं मैडम, आई प्रॉमिस, मैं जल्दी से यहाँ का मैनेजमेंट ठीक करवाती हूँ। इसके अलावा एक और बात, मैं स्कूल की सारी लड़कियों को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाहती हूँ, जिससे उन्हें पीरियड्स के बारे में पता चल सके।
ओके, मैं अभी इसके सारे अरेंजमेंट करवाती हूँ। कुछ ही देर के बाद हिमानी के कहने पर प्रिंसिपल गर्ल्स को डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाती है, जिससे गर्ल्स को अवेयर किया जाता है। साथ ही उन्हें पीरियड्स के दौरान होने वाली प्रॉब्लम और हाइजीन के बारे में भी सब बताया जाता है। अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद हिमानी अपनी टीम मेंबर्स के साथ वापस आ जाती है। एनजीओ के बाहर हॉर्न की आवाज बजती है और हिमानी अपना पर्स लेकर सबको बाय करके निकल जाती है और वो कार में जाकर बैठ जाती है, जहां उसका पति मिहिर कहता है, सो कैसी रही आज तुम्हारी इंस्पेक्शन? अरे तुम्हें क्या बताऊं मिहिर, वॉशरूम इतने गंदे थे ना स्कूल के कि क्या ही बताऊं। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और एक हेल्थ वेलफेयर की तरफ से लेटर आता है, जिसे पढ़कर मिहिर बोलता है, हिमानी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें हेल्थ वेलफेयर की तरफ से इनवाइट किया गया है। जो तुमने इतने रूरल एरियाज और बच्चों के लिए स्कूल में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, उसी के लिए तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे ही अगले दिन हिमानी अपने पति के साथ उस समारोह में पहुंच जाती है, जहां हेल्थ वेलफेयर के ऑफिसर हिमानी को स्टेज पर बुला के उसे सम्मानित करते हुए उसके गले में हार पहनाती हैं। साथ ही उसे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। तभी वो ऑफिसर उससे कहती हैं, श्रीमती हिमानी शर्मा जी, आपने इन औरतों और स्कूल की बच्चियों की काफी मदद की है। उन्हें महामारी से जुड़ी सारी जानकारियां दी हैं, उनसे होने वाली खतरनाक बीमारियों से अवगत कराया। लेकिन कैसे? आप कब से जुड़ी इन सारी चीजों से? मतलब ये है मेरा कि आपको इन सब का अनुभव कब हुआ कि आपको इन सब औरतों की मदद करनी है? जी मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई थी। अरे यार कहाँ है तू, जल्दी आना, शो स्टार्ट होने वाला है। हाँ हाँ चल। ऑटो वाले भैया रुकिए। भैया, आजादपुर सिनेमा चलोगे क्या? दोनों ऑटो में बैठकर सिनेमा हॉल जाने के लिए निकल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करती है और अचानक से ऑटो वाले का ऑटो खराब हो जाता है। दोनों ऑटो से बाहर निकलकर देखती हैं तो उन्हें आने जाने का कोई साधन नजर नहीं आता। तभी हिमानी बोलती है, भैया ये ऑटो कब चलेगा, हमें पहुंचना है, वरना हमारी फिल्म तो ऐसे ही निकल जाएगी। मैडम जी, ये ऐसी जगह है कि आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हो भैया, रुकिए जरा। अब क्या करें यार, ये तो चले गए। दोनों रास्ता ताक ही रही होती है कि उन्हें सामने एक लड़की नजर आती है, जो कि अपना पेट पकड़कर रो रही थी। हिमानी और उसकी दोस्त वहाँ पर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुम ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? दीदी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। अरे हिमानी, इसके कपड़े खराब हो गए हैं, लगता है इसे पीरियड्स हुए हैं। अरे हाँ श्वेता, इसे तो पीरियड्स ही हुए हैं। सुनो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हें पीरियड्स हुए हैं, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? नहीं दीदी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहाँ ले चलिए। इतना कहकर दोनों उस लड़की को पकड़कर धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ होती हैं। कुछ ही देर में वो उसके घर पहुँच जाते हैं, जहाँ हिमानी उसे पीरियड्स के बारे में सब कुछ समझाती है। साथ ही उसे पैड देकर उसे लगाने की पूरी प्रक्रिया को भी अच्छे से समझाती है। कुछ ही देर के बाद वो लड़की वॉशरूम से बाहर आती है और उसकी मम्मी को इस घटना के बारे में सब बताती है, जिस पर लड़की की माँ हिमानी का विरोध करते हुए उससे कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसे समय में तो लड़कियों को सूती कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे समय में सूती कपड़ा इस्तेमाल करना बेहद हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मैंने आपकी बेटी को पैड दिया है और मैं खुद भी इसे यूज करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम कब से ऐसा कर रहे हैं, हमें तो आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। श्वेता, मुझे लगता है यहाँ की औरतों को ना इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ये जानना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है ताकि ये पीरियड्स के समय में सिक्योर रहे। हिमानी कुछ देर के बाद वहाँ से अपने घर आ जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और एक रात हिमानी उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वाली औरतों के बारे में सोचती है। उसे रात भर नींद नहीं आती और वो करवटें बदलती रहती है। ऐसे में वो उठकर खुद से कहती है,
जब तक मैं उन औरतों के लिए कुछ कर ना दूं ना, मुझे चैन नहीं आएगा। मैं वहाँ फिर से जाऊंगी और एक एक को पकड़ पकड़ कर समझाऊंगी। 2 दिन के बाद हिमानी श्वेता को उन ग्रामीण महिलाओं के उद्धार करने के लिए मना लेती है और बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स लेकर उस बस्ती में जाती है और महिलाओं को अच्छे से समझाती है कि पीरियड्स के दौरान होने वाले भयंकर बीमारियां और खाना पीना क्या चाहिए। साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल करने के बारे में भी उन्हें सारी जानकारी देती है। इतना ही नहीं बल्कि वो उन्हें स्वस्थ महामारी के बारे में भी पूरी जानकारी देती है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। देखते ही देखते 1 साल में हिमानी काफी हजारों की तादाद में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ बताती है और इसी बीच वो एक हेल्थ वेलफेयर एनजीओ में जाकर उनसे कहती है, सर, मैं विमेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर एक एनजीओ ओपन करना चाहती हूँ जिसमें मुझे आपकी जरूरत है। प्लीज क्या आप डोनेशन करके मेरी मदद कर सकते हैं? जी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, माफ कीजिए, धन्यवाद। लाख बोलने पर भी एनजीओ का ऑफिसर उसे मना कर देता है और मुंह लटकाते हुए हिमानी बाहर निकलती ही है कि मिहिर नाम का एक लड़का उसकी मदद करने के लिए खुद उससे कहता है, जिसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलकर अपना विमेन्स केयर के नाम से एनजीओ ओपन करते हैं। समय बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और देखते ही देखते दोनों को कुछ ही महीनों के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग शादी कर लेते हैं। अब दोनों मिलकर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स के फायदे और उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। साथ ही वो बेरोजगार औरतों को एनजीओ में रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही एक दिन हिमानी मिहिर से कहती है, थैंक यू मिहिर, मेरी छोटी सी उड़ान को पंख देने के लिए। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। अरे पगली, ये तो मेरा फर्ज था, जो तुम्हारा सपना था वही मेरा था। 1.5 साल यूं ही बीत जाता है और हिमानी एक जानी मानी सोशल वर्कर बन जाती है। कुछ ही दिनों के बाद वो अपनी टीम के साथ स्कूल में इंस्पेक्शन करके आती है, जिसके बाद उसे ऐसे कार्य करने के लिए समारोह में सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे मैंने महिलाओं की मदद करना शुरू किया, जिसमें मेरे पति मिहिर ने मेरा पूरा साथ दिया और देखते ही देखते मैंने इतनी सारी औरतों को जागरूक किया। उसकी इस जर्नी के बारे में सुनकर जोरदार तालियां बजाकर लोग हिमानी का शुक्रिया करते हैं और इस तरह वो सभी वापस उससे प्रेरणा लेकर अपने घर चले जाते हैं। साथ ही लोगों को सैनिटरी नैपकिन्स और पीरियड्स के बारे में जागरूक करना भी शुरू कर देते हैं। इसी तरह आगे चलकर वो और भी ज्यादा महिलाओं का उद्धार करती है और उन्हें खुद के लिए सक्षम बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।